नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करते हैं रीट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के सिलेबस की। किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम है उसकी डिमांड क्या है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है। तो इसका जब हमें पता है वो हमें सिलेबस से पता चलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, हमारे सिलेबस के अंदर से ही आने वाले हैं। सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं आता। अगर आप कभी बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं था, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, इसका मतलब है कि आपने सिलेबस को सही से नहीं पढ़ा। बुक्स तो आपने सारी पढ़ ली, लेकिन आपने सिलेबस को सही से नहीं पढ़ा। बुक्स तो कई कई बार क्या होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं और काफ़ी कुछ मिस भी कर देते हैं अगर हमको सिलेबस नहीं पता होता। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस को। तो जो हमारा सिलेबस है वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक यूनिट 5 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चंस हैं और 60 मार्क्स हैं। तो हमारी जो पहली यूनिट है वो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। तो उसका पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम डिटेल में जब अपने टॉपिक्स लेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि इसके स्थल कहाँ पर हैं, ये किस नदी के किनारे स्थित हैं, इसके उत्खननकर्ता कौन है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। फिर हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति की। तो वैदिक काल को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है, इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, इसका अध्ययन भी हम उसमें करेंगे। फिर बात करते हैं भारतीय समाज। तो भारतीय समाज की क्या विशेषताएं थी, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक संवेदनशीलता किसे कहते हैं, ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण कैसा था, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे हमारे यूनिट 1 में। बात करते हैं यूनिट 2 की, तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए गुप्तोत्तर किसे कहते हैं। तो गुप्त के बाद के जो भी वंश आए उनको हम डालेंगे गुप्तोत्तर काल में। तो राजनीतिक इतिहास और प्रशासन कैसा था इन सब का, भारतीय संस्कृति के प्रति इनका योगदान क्या है, इनकी स्थापत्य कला, इनके सब कुछ के बारे में हम भारतीय संस्कृति के अंदर पढ़ेंगे। गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अब भारत में जो है गुप्त काल का जो काल है वो स्वर्ण युग कहा जाता है इसको कला संस्कृति के क्षेत्र में। अब बात आती है भारत 600 से लेकर 1000वीं ईस्वी तक का। अब भारत में 600 से लेकर 1000वीं ईस्वी के अंदर क्या घटनाएं घटी थी, क्या हुआ था, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, अब वो किन के बीच हुआ था, तो इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। गजनवी का आक्रमण के बारे में इसमें पढ़ेंगे। बात की कौन कौन से वंश, जैसे चालुक्य वंश आया था, पल्लव आए थे, चौल आए थे, परमार आए थे, इनकी स्थानीय शासन कैसा था, स्थापत्य कला क्या थी, राजा की उपाधियाँ कौन कौन सी थी। तो इन सब का अध्ययन हम करने वाले हैं भारत 600 से लेकर 1000वीं ईस्वी के बीच। अब बात करते हैं बाहरी विश्व से भारत के सांस्कृतिक संबंध। अब बाहरी विश्व में कौन कौन से देश थे, जैसे कि तिब्बत, मध्य एशिया, पूर्वी द्वीप, जैसे इन देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध कैसे थे, इन सब का अध्ययन हम करने वाले यूनिट नंबर 2 में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। नंबर 3 में हम देखते हैं मध्यकाल एवं आधुनिक काल। मध्यकाल में जैसे कि भक्ति और सूफी आंदोलन था। अब इसमें जब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, जैसे निर्गुण है, सगुण है, इसके संत कौन से थे, इसके मानने वाले कौन थे। सूफी आंदोलन में जैसे देखते हैं कि संप्रदाय क्या थे, इसके संत कौन थे, इनका अध्ययन हम इसमें करने वाले। मुगल और राजपूत के संबंध कैसे थे, किसका कितना पूरे संबंध थे, किसके साथ अच्छे संबंध थे, इन सब का अध्ययन हम मुगल राजपूत संबंध में करने वाले हैं। मुगलों के प्रशासन के बारे में इसमें देखने वाले हैं। मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा का इसमें हम अध्ययन करेंगे। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति कैसी थी। 1857 की क्रांति। अब स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी, कहाँ कहाँ इसका विस्तार क्षेत्र था, किस किस का इसमें योगदान था, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब का अध्ययन हम यूनिट 3 में करने वाले हैं। फिर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव कैसा था, कितना था, इसका अध्ययन हम यूनिट 3 में करने वाले हैं। पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या परिणाम निकला और क्या क्या बदलाव आए, इस सब का अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 टू 1947। अब इस काल के बीच में जो भी घटनाएं घटी इन सब का अध्ययन हम करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, मतलब सिविक्स का पार्ट है। उद्देशिका की, उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखित है, मतलब पूरा का पूरा जो सार लिखे थे वो हम उद्देशिका में पढ़ेंगे। मूल अधिकार कितने थे, मूल कर्तव्य कितने हैं, कुछ संशोधन हुआ था या नहीं हुआ था या फिर कब हुआ था, इन सब का अध्ययन इसमें करेंगे। धर्मनिरपेक्ष एवं सामाजिक न्याय के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, सरकार का गठन एवं कार्य। संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं, इनकी क्या शक्तियाँ हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के क्या कार्य हैं, इसकी क्या शक्तियाँ हैं।
राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, इन सब के बारे में अध्ययन हम करेंगे यूनिट नंबर 5 में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। पृथ्वी के प्रमुख घटक, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है, किसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है जैव मंडल में, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 में। फिर हम देखते हैं चट्टानों के प्रकार, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं ये भी देखेंगे। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ, मतलब कुछ न कुछ शक्तियाँ जो पृथ्वी पर लग रही हैं, इसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, संसाधन एवं विकास। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कहते किसे हैं और संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन। मृदा कितने प्रकार की होती है, किस मृदा का विस्तार क्षेत्र कहाँ पर है, खनिज कितने प्रकार के, इसका वर्गीकरण कैसे होता है, इसका भंडार कहाँ पर है, आदि का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, कृषि, उद्योग और मानव संसाधन, इन सब का अध्ययन हम करेंगे यूनिट नंबर 7 में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8, भारत का भूगोल एवं संसाधन। भू आकृतिक प्रदेश, भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसका पूरा डिटेल में देखेंगे। जलवायु, जलवायु के अंदर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मानसून वगैरह सब का अध्ययन करेंगे। अब प्राकृतिक वनस्पति में हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वनों के प्रकार कितने हैं, कौन सा वन कहाँ पाया जाता है, ये सब प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं वन्य जीव की, तो वन्य जीव में जैसे वन्य जीव जैसे हिमालय के क्षेत्र में कौन से वन्य जीव मिलते हैं, मरुस्थल में कौन से वन्य जीव मिलते हैं, इन सब का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन सी नदी पे कौन सी योजना चल रही है, इन सब का डिटेल में अध्ययन हम यूनिट नंबर 8 में करेंगे। कृषि फसलें कौन सी हैं, उद्योग धंधे कौन से हैं, परिवहन के साधन कौन से हैं, जनसंख्या की पूरी डिटेल में हम देखते हैं कि घनत्व क्या है, जनसंख्या वृद्धि, अधिक जनसंख्या वाले राज्य, कम जनसंख्या वाले राज्य, सबका अध्ययन इसमें होगा। जन सुविधाएँ क्यों आवश्यकता है, कौन कौन सी जन सुविधाएँ हैं, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम, और उपभोक्ता जागृति क्यों आवश्यकता है, उपभोक्ता जागृति की, उपभोक्ता संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, इस सब का अध्ययन हम यूनिट नंबर 8 में करेंगे। उसके बाद बारी आती है यूनिट नंबर 9 की, राजस्थान का भूगोल है संसाधन। तो जैसे भारत प्राकृतिक प्रदेश थे वैसे ही राजस्थान की भौतिक प्रदेश है, उसको कितने भागों में बांटा है ये देखेंगे। जल संरक्षण एवं संग्रहण, जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ये सब देखते हैं। राजस्थान की कृषि फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, फिर यहाँ का परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या। उसके बाद देखते हैं हम यूनिट नंबर 10, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। अब राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जनपद है, प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि कालीबंगा की सभ्यता, आहट सभ्यता, बेराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, इन सब के बारे में हम देखेंगे प्राचीन सभ्यताओं में। और बात करते हैं जनपद की, जैसे कि जांगल जनपद था, मत्स्य था, सूरशन था, इन सब के बारे में डिटेल में हम अपने जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें करेंगे। फिर है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, राजस्थान की विरासत एवं संस्कृति, इसके अंतर्गत आएंगे किले, मेले, महल, त्योहार, लोक कलाएँ और हस्तकलाएँ। राजस्थानी साहित्य को देखते हैं, उसके बाद पर्यटन को, फिर विरासत का संरक्षण। बात करती यूनिट नंबर 11 हमारे शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे पार्ट 1। इसमें अब देखो बात करते हैं अब हमारे टॉपिक की बात है, जैसे कि जो हम सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक विज्ञान है उसकी अर्थ क्या है, उसका जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी प्रकृति क्या है, किस टाइप का है ये, वो देखते हैं। कक्ष की प्रक्रियाएं देखते हैं कि टीचर और बच्चों में किस तरह की मतलब बच्चों को सिखाने के लिए किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। क्रियाकलाप एवं विमर्श देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इसमें। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, मतलब पढ़ाते वक्त टीचर को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो देखते हैं। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, चिंतन कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ डिटेल हम इसमें देखेंगे। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 12 की, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे पार्ट 2, प्रच्छा आनुभाविक साक्ष्य। अब प्रच्छा मतलब इंक्वायरी, तो इंक्वायरी मेथड बच्चे के लिए किस तरह से उपयोगी है ये हम देखेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, मतलब पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री का यूज़ किया जाता है, कौन से और टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता है जो कि अधिगम को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सके। फिर बात करते हैं प्रयोजना कार्य की, मतलब प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड किस तरह से मतलब बच्चे के लिए उपयोगी होगा। और अंतिम बात करते हैं मूल्यांकन की, मूल्यांकन कहते किसे हैं, मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं, किस तरह से इसका महत्व है। तो इसके साथ ही समाप्त होती है चर्चा सिलेबस की। अब रीड के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन एडुकेयर नेशनल चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।